नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी मन नाही 10-20। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मन नाही 10-20। क्यों किया चंदना तुमने ऐसा? क्यों विष दे दिया अपने देवर और पति को? तुम तो ऐसी न थी। किसी का तनिक सा कष्ट देखकर मोम सी पिघल उठने वाली चंदना तुम। इसी प्रश्न में उलझा मैं चैन से जी कहां सका हूं। रात को सो नहीं पा रहा। यह सवाल दिन रात मन को मथता रहता है। इसका उत्तर भी कहां खोज पाऊंगा। कितने प्रयत्न किए चंदना से मिलने के, लेकिन हर बार, जितनी भी बार मैं उससे मिलने गया, उसने मिलने से इनकार ही किया। मिली कभी नहीं। जेल की चार दीवारी के चक्कर काट काट कर थक चुका हूं। जमानत भी नहीं करा सका। मेरी हस्ती ही क्या थी? किसको लेकर जाता? और केस भी ऐसा टेढ़ा, 2 आदमियों की हत्या का प्रयास। मैं कुछ भी तो नहीं कर सका। कितने ही प्रयत्नों के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने को तैयार नहीं हुई तो मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया चंदना। बेबसी की जो पीड़ा मैंने सही है, वह जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनकर प्रतिपल मुझे दंशित करती रहती है। उसे किस तरह झेलूं यह तुम भी नहीं बता सकोगी। नौकरी लगी, ऊंचा ओहदा पाया तो तुरंत भागा भागा आगरा जेल पहुंचा था। लेकिन तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। आशा की औछन्न सी डोरी कटकर गिर गई और मैं अकेला आहत क्रौंच सा फड़फड़ाता रह गया। लगभग 8 दिन से लगातार दौरे पर चल रहा हूं। कितने ही गांव का दौरा किया है। जानता हूं कि चंदना हर दिशा, हर पगडंडी, हर गांव में नहीं मिलेगी। फिर भी पागल मन धरती आकाश को छूते क्षितिज तक उसी को खोजता क्यों भटकता रहता है। आज थकान कुछ अधिक ही है। धूल पसीने से लथपथ हुए तन की पोर पोर टीसने लगी है। ऊंचे नीचे रास्ते, ऊबड़ खाबड़ धरती पर जीव के हिचकोले कुछ अधिक ही लगे। इतने की विकास अधिकारी आनंद सिंह से कहने के लिए विवश हो गया है। अगले लक्ष्य पर कल चलेंगे। आज तो थकावट बहुत हो गई है। ओके सर, कहकर वे शीघ्रता से उठे और बाहर निकल गए। इस निरीक्षण भवन में ठहरे सप्ताह बीत गया। जेठ मास की उमस भरी सांझ में कमरा बेहद तप उठा है। गर्मी से निजात पाने के लिए बाथरूम में घुस गया। देर तक नहाता रहा। तप्त बेहाली से कुछ पल को छुटकारा मिला। तरोताजा महसूस कर रहा था कि शिब्बू चाय ले आया। शिब्बू को अम्मा अपने गांव से ले आई थी। नौकरी के लाहक में वह घर बार छोड़े मेरे साथ भागता रहता है। उसे मेरी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल है। चाय बनाते तक आनंद सिंह कमरे में आ गए। वे भी स्नान करके थकान के बोझ से मुक्त दिख रहे थे। पिछली बातों का तारतम्य जुड़ा। आज वनगांव रह गया सर। देख लेते तो अच्छा होता। ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन साहब, आप थक चुके थे। हमारी भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सर, वनगांव बड़ी अच्छी जगह है। अच्छे सहयोगी लोग हैं वहां के। तभी वहां हमने ग्राम सेवक की पोस्टिंग भी की है और महिला विकास केंद्र भी खोला है। आनंद सिंह वनगांव की स्थिति अवगत कराने में लगे थे। जिला नियोजन अधिकारी के पद पर होने के कारण मुझे महिला विकास केंद्र का यदाकदा निरीक्षण भी करना पड़ता है। ग्रामीण विकास की हर विधा देखनी होती है। ऐसे और भी केंद्र अब तक देख चुका हूं। वनगांव में ग्राम सेवक तो ओंकार सिंह सेंगर हैं, लेकिन महिला विकास केंद्र कौन देखता है आजकल? मैंने आनंद सिंह से प्रश्न किया। कल्याणी देवी सर, आपका परिचय शायद उनसे नहीं है। अभी नई आई है ना। रात्रि के भोजन के पश्चात सो जाने के सफल असफल प्रयत्न में लगा रहा। हाँ, भोर की होन में आंख झपक गई। भैया साहब, चाय। यह शिब्बू था। उठकर जल्दी जल्दी चाय पी, नहा धोकर नाश्ता किया और तैयार होकर सीधा जीप के पास भागा। देर हो गई थी।
आज वनगांव लास्ट टारगेट है, फिर घर वापस लौट जाना होगा। रास्ते में सड़क के दोनों ओर वृक्षों की सघन छाया ने सूरज की प्रचंड गर्मी को अपने ऊपर झेल लिया था। गर्मी की चटक सुबह दोपहर की सी आग उगलने में लगी थी। वनगांव के पंचायत भवन में जाकर जीप रुकी। ग्राम सेवक और ग्राम प्रधान गांव के कुछ लोगों के साथ वहीं हमारी अगवानी को खड़े थे। बैठने की व्यवस्था नीम के सघन वृक्ष के नीचे थी। तख्त पर छोटा सा रंगीन कालीन बिछा था। लोहे की 6-7 कुर्सियां तख्त के पास ही कतार से लगी थीं। हमारे बैठते ही कुछ ग्रामीण सजी धजी युवतियों ने स्वागत गान किया। फिर मिठाई और शरबत दिया गया। यही रस्म हर केंद्र की थी, एक सा सत्कार। ग्रामवासियों के हृदय में जो प्रेम और आदर मैंने देखा है, उसकी मिसाल शहर में आज तक मुझे नहीं मिली। उन्हीं युवतियों के कुछ पीछे श्वेत खद्दर के वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी। आनंद सिंह ने मेरा परिचय करवाया। ये हैं कल्याणी देवी सर, इस वनगांव केंद्र की संचालिका, और आप हैं हमारे जिला नियोजन अधिकारी श्री स्वराज वर्मा। दोनों ओर से अभिवादन में एक साथ हाथ जोड़कर नमस्कार हुई। प्रौढ़ शिक्षा और महिला हस्तकला के विषय में देर तक बातें होती रहीं। सिलाई की खराब मशीनों को लेकर काफी दिक्कत थी उन्हें। उसके लिए मैकेनिक का प्रबंध आदि मैं नोट करवाता रहा, और जो मशीनें बिल्कुल काम नहीं करती थीं, उन्हें विकास क्षेत्र के ऑफिस में भेज देने को कहकर मशीनें उसी समय अपने पास ले आने का आदेश करके मैं दूसरी समस्याएं सुनने में लग गया। कुछ ही देर में कल्याणी देवी के साथ एक युवती सफेद साड़ी पहने, हाथों में सिलाई की मशीन थामे, उसकी बोझिलता से आधी झुकी नीचे दृष्टि किए चली आ रही थी। मैं बातों में उलझा हुआ कभी उस ओर देख लेता, कभी आनंद सिंह की समस्या सुनने लगता। युवती समीप आती जा रही थी और मेरे भीतर तेजी से एक अविश्वसनीय विचार उथल पुथल मचाने लगा था। उसने मशीन रख दी और वहां उपस्थित लोगों से बेखबर उसी तरह लौटकर जाने लगी। मैं देर तक अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर सका। जिसे खोज खोज कर मेरी थकी आंखें पथरा चुकी थीं, वह इस गांव में कहीं नजरों का धोखा तो नहीं? पर नहीं, मैं कैसे भूल सकता था उसे। वह चंदना, हाँ वही। पलक झपकते ही इतनी बातें सोच गया था। वह मुड़कर जाने लगी तो अनजाने ही उसे रोकने को मेरा हाथ हवा में लहरा गया, पर जल्दी ही स्थिति का भान मुझे हो गया। चेतना में लौट आया, हाथ पीछे खींच लिया। स्वराज, क्या कर रहे हो? इस समय तुम स्वराज नहीं, इस जिले के नियोजन अधिकारी स्वराज वर्मा पीसीएस हो। वह चली गई। मैं उसकी एक एक डग को पहचानता वहीं बेसुध सा बैठा रह गया। मन में बेरोक हलचल उठी थी। तन से विलग हुआ मन न जाने कहां कहां भटक गया। वैज्ञानिक तरीके से खेती की प्रगति को देखने जाना होगा सर। कैश क्रॉप्स किसान के लिए खुशहाली का वरदान सिद्ध हुई है। उन्हीं के निरीक्षण के लिए चलिए साहब। सोयाबीन की खेती ने किसान को सुदृढ़ आर्थिक आधार दिया है। गेहूं चने की उपज उन्नत खादों से कई गुनी बढ़ गई है। आनंद सिंह न जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। कान सब सुन रहे थे, लेकिन वे बातें वहीं फैलकर बिखर गईं। मेरे पल्ले तो एक भी न पड़ी। चलिए सर। वे जीप लेकर तैयार थे। आनंद सिंह, सिर बहुत भारी हो उठा है, मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम्हें देखकर मुझे रिपोर्ट दे देना, कहकर मैंने अपना जाना टालना चाहा। ठीक है सर, आप आराम करें, हम देख आते हैं। कल्याणी देवी से कहे जाते हैं, वे आपके आराम का बंदोबस्त कर देंगी। आनंद सिंह अपनी टोली को लेकर खेतों की ओर निकल गए। कुछ ही देर बाद कल्याणी देवी मेरे पास आ गईं। पंचायत भवन के ही एक कमरे में मेरे लेटने का प्रबंध उन्होंने कर दिया था। अंदर चलने का विनयपूर्ण आग्रह था उनका। मैं आज्ञाकारी बालक सा चुपचाप उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चल दिया। सफेद पुते लंबे कमरे में चारपाई के ऊपर नई दरी और कोरी चादर, तकिए पर नया नकोर ताजा गिलाफ, आंखें उस सत्कारी सज्जा को देख रही थी निर्लिप्त भाव से। मैं भ्रमित सा न जाने कहां खोया जा रहा था। अंदर चारपाई पर बैठ गया। कल्याणी देवी जाने को हुई तो मैंने उन्हें कुर्सी पर बैठ जाने का संकेत किया।
वे आज्ञा पालक अनुचर की तरह सहमी सुकड़ी सी कुर्सी पर टिक गईं। असह्य चुप्पी के पश्चात मुझे ही आरंभ करना पड़ा। मन की बेचैनी होठों में दबाना दूभर हो रहा था। यह जो सिलाई मशीन लेकर आपके साथ साथ चली आ रही थी, कौन है यह? मैं अधीर हुआ बोल गया। यह कहकर वे चुप्पी लगा गईं। मैं देर तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। आपने कुछ बताया नहीं, कौन है यह? बोलिए ना। मैं हठी बच्चे की तरह उनकी आंखों में आते जाते भावों को निरख रहा था। क्या बताऊं सर, यूं तो एक लड़की है जो हमारे केंद्र में काम करती है, लेकिन लंबी कहानी है, अभिशापित जीवन कथा, कहकर उनकी अवसाद सनी दृष्टि धरती पर चिपक गई। आप समझ नहीं रही, मैं उसके विषय में, कहकर मैं उन्हें ही निर्निमेष निहारने लगा। आप जानते हैं सर उसे? नहीं, आप बताओ तो सही वह कौन है। आप इतने ही उत्सुक हैं तो बताती हूं सर, पर एक बात है, एक प्रार्थना समझ लीजिए। कहीं इसकी नौकरी लग जाए तो सर बड़ी कृपा होगी। दया करना साहब। बिना कुछ बताए ही वे घिघिया उठी। कथा प्रारंभ की तो इस प्रकार। सर, समाज द्वारा बहिष्कृत यह लड़की मुझे जेल में मिली थी। कुछ दिनों मैंने वहां नौकरी की है। इसके व्यवहार आचार विचारों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। धीरे धीरे यह मेरे और मैं इसके निकट आने लगी। मुझे हर समय यही लगता कि यह किसी कुलीन घर की कन्या यहाँ कहाँ आ फंसी, संभवतः किसी षड्यंत्र का शिकार हुई हो। और एक दिन जब उसने मुझे अपनी कथा व्यथा सुनाई तो मन कई दिनों तक शोक और क्षोभ में डूबता उतराता रहा। वैसे जेल में सभी स्त्रियों की कथा लगभग एक सी त्रासद होती है, लेकिन चंदना, कल्याणी देवी के मुख से उसका नाम उछलकर मेरे समक्ष ऐसे गिरा जैसे मेरे घायल सीने पर किसी ने निशाना बांधकर पत्थर मारा हो। वे मेरी तिलमिलाहट को भांप गईं। तबीयत ठीक नहीं है सर? आगे कहिए, प्रयत्न पूर्वक कह पाया। जमानत यह कराना नहीं चाहती थी। मेरे बहुत कहने पर भी इसने जेल से मुक्ति नहीं चाही। चंदना के पिता उन दिनों बहुत बीमार थे। यह अपनी एवज मुझे ही उनके पास भेजती थी। वे उठने में भी असमर्थ, हाथ जोड़कर इसकी जमानत के लिए मुझसे प्रार्थना करते रहते। भाग दौड़कर किसी तरह इसकी जमानत हुई। केस चलता रहा। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा थी सर कि यह पूरी तरह छूट गई। आशा हमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भाग्य की बात, इसी गांव के एक वकील थे, उन्होंने ही सारा भार अपने ऊपर लिया था। बड़ी सहायता की सर। जो सुनना था सुन लिया। चंदना मुझे इस तरह मिल जाएगी, सुखद विस्मय था। आप बुलवाएंगी उसे यहां? जी सर, क्यों नहीं। वे तुरंत उठी और बाहर निकल गईं। थोड़ी ही देर पश्चात दूर से कल्याणी देवी के साथ आती हुई श्वेत वसना जो नारी मैं देख रहा था, वह चंदना तो अवश्य थी, लेकिन उसके हाव भाव मेरी चंदना से सर्वथा भिन्न थे। ना मालूम कल्याणी देवी मेरे समक्ष उसे क्या कहकर ला रही थी कि वह डरी सहमी कृषकाय गौ सी उनका अनुकरण करती चली आ रही थी। बिना पलकें उठाए भूमिगत दृष्टि वह मेरे समक्ष खड़ी थी, जैसे आज भी किसी क्रूर जेलर के आगे उसे प्रस्तुत किया गया हो। चंदना, मेरा स्वर सुनते ही चौंकती हुई निगाहें ऊपर उठ गईं। चंदना, मुझे पहचानती नहीं तुम? अधीर स्वर में मैं बोला तो कल्याणी देवी अचंभित सी मेरा मुख देखने लगी। वह गुमसुम अधरों पर जड़ ताले लगाए निःशब्द खड़ी रही। मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं संशय में आ गया। वाणी तो नहीं खो गई कहीं? मुझे न जाने कितना कहना था, क्या क्या सुनना था, पर वह मूक। मत बोलो चंदना, पर मेरी सुनो तो। कितनी बार तुमसे मिलने गया, पर तुमने मिलना ही नहीं चाहा। क्यों? लाला कैसे हैं? कहाँ हैं चंदना? मेरे इन प्रश्नों के बीच उलझी चंदना को कल्याणी देवी ने कुर्सी पर टिका दिया। अनबोल असह्य पलछिन, युग सा बढ़ता दमघोटू ठहरा हुआ समय, लंबी प्रतीक्षा के पश्चात कहीं चुप्पी टूटी। क्या क्या पूछोगे स्वराज? कहानी इतनी छोटी नहीं कि 4 शब्द बोलकर सुना दूं। उसके दर्द भरे मुखरित शब्द, बरसों बाद यह आवाज सुनी।
उसके मुख से मेरा नाम सुनकर कल्याणी देवी आश्चर्यमयी मुद्रा में देख उठी। वे विस्मित से चुपचाप दो वाक्य कहकर बाहर निकल गईं। सर, बीडीओ साहब लौट आए। चंदना अपने गंतव्य को लौट गई। आनंद सिंह ने जो रिपोर्ट दी उसे मैं नोट करवाता रहा। लौटने का समय हो चला था, पर अब मन अड़ियल तुरंग सा पीछे को हटने लगा। वहां रह जाने का कोई बहाना भी तो नहीं था मेरे पास। हमें सड़क तक छोड़ने स्त्री पुरुषों का बड़ा समूह आया था। मेरी बेचैन दृष्टि चंदना को दूर तक खोजती रही। अंततः निराश वापस लौट आई। जीप चल दी। मेरे सिर में जो भारीपन था अब असहनीय पीड़ा में बदल चुका था। शाम के 4 बज चुके थे, पर धूप की चटक रत्ती भर भी तो कम नहीं हुई। जीप झांसी जाने खाली सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते में ताल बेहट, बबीना, खैलार, फिर झांसी। लंबा सफर था बीहड़ों के बीच से होते हुए। घर लौट आया। जिस आराम और शांति की बाट कई दिनों से जोह रहा था, उसे तो मैं वनगांव में ही छोड़ आया। पहले से भी अधिक उद्विग्न मन, अधीर सांसें। चंदना की दी हुई सौगात मेरे साथ चली आई। अम्मा चाय लेकर मेरे पास आ बैठी। उनका चेहरा देखकर एक बार तो लगा कह दूं कि अम्मा वह, पर ना मालूम इस बात पर वे कितनी प्रसन्न हो पाती। इतना अवश्य था कि बापू की याद में, अपने लाला और सेठानी की याद में कई दिन तक रोती रहती। अतः होठों में ही बात भींच ली। मेरी मनः स्थिति को अम्मा बार बार भांपने का प्रयत्न कर रही थी। सुराज, आज इतने अनमने कैसे हो बेटा? रोटी नहीं खा पाए ठीक से? वे कहती ही रह गईं। मैं तब तक अपने बेडरूम में पहुंच चुका था। सोने के पुरजोर प्रयत्न में रात भर करवट बदलता रहा, पर आंखों में नींद न थी। डेजर्ट कूलर की घनी ठंडक में भी मेरा तन और मन तपिश में झुलसता रहा। आज इतने दिनों बाद उसे देखा, मन बचपन में भटक गया। चंदना के पिता हमारी गरीब बस्ती के एकमात्र साहूकार थे, निर्धनों के ऋणदाता। रामपुर का बच्चा बच्चा उनका आभारी था। खोटे समय में ढाल बन जाते, छाती से लगा लेते दीन दुखियों को। मेरे पिता गया दिन उन्हीं के यहाँ ढोर डंगरों के चारे पानी की व्यवस्था के लिए मजूरी करते थे। अम्मा उन ढोरों के गोबर को उठाकर कंडे थापा करती, कूड़ा झाड़कर घूरे पर डालती रहती, सेठानी की दाल दलिया पीस देती। हमारी आजीविका का साधन यही था बस। लाला के अपार स्नेह की छांव तले ही मैंने जन्म लिया था। कई वर्ष तक लाला के घर कोई संतान नहीं जन्मी। पति पत्नी व्याकुल रहने लगे। वात्सल्य का खुला खजाना उन्होंने मेरे ऊपर लुटाया। बापू बताते थे कि न जाने कितने यज्ञ तप हुए। बनारस प्रयाग से साधु संत पंडित महंत बुलाए गए, दान पुण्य हुए, तब कहीं जाकर एक बेटी का जन्म हुआ। खुशी की लहर चंदन की सुगंध सी घर के कोने कोने में व्याप्त हो गई। गांव की गलियों में प्रसन्नता डोलने फूलने लगी। लाला ने खुले हाथों दान किया, गरीब जिमाए, कंबल बांटे। बेटी का नामकरण हुआ तो नाम रखा गया चंदना। चंदना के जन्म से ही गंगा काकी का भी काम लाला के यहाँ लग गया था। वे चंदना की देखभाल के लिए रखी गई थी। फुल टाइम आया। गंगा काकी छूत पात वाली ठेठ पंडिताइन ठहरी। एक बार चंदना को नहला देती तो मजाल है कि सेठानी भी बेटी को छू पाए। बड़े जतन से रखती थी चंदना को, पर यह सब अधिक दिन कहाँ चल सका। अम्मा सुनाती हैं कि गंगा काकी कैसे काम छोड़कर एक ही पल में भाग गई थी। अम्मा जब गोबर डालने लाला के घर जाती थी तो मैं भी उनका पल्ला पकड़े साथ साथ भाग जाता और वहीं खेलता जहां गंगा काकी चंदना को खिलाया करती। कितनी ही बार दुत्कार फटकार चुकी थी, लेकिन मुझ पर उनकी डांट का कोई असर न होता। बाल सुलभ जिज्ञासावश मैं चंदना के हाथ पांव छूकर देखा करता। वह हाथों में घुंघरू वाले सोने के कड़े पहने रहती थी, जिन्हें मैं छूकर देखने की ललक में उसके चारों ओर चक्कर काटता रहता। एक दिन गंगा काकी ने देख लिया कि मैं चंदना को गुदगुदाकर हंसा रहा हूं। चंदना, वह खिलखिलाकर हंस रही है। बस फिर क्या था, दैया चाल मचा डाली गंगा काकी ने। शिव शिव हर हर, यह चमट्टे का लड़का हरदम यहीं बना रहता है असगुनी।
स्नान ध्यान करके आओ और इस ढेड़ को छुओ। हरिओम। सेठानी, अब हम नहीं छू सकत बिटिया को। फिर क्या था, चंदना को उसी समय नहला दिया। ठंड के कारण चंदना चीख चीख कर रोई चिंगाड़ी, पर गंगा काकी की संतुष्टि तो इस पवित्र नहान के बाद ही हुई। अगले दिन ही चंदना को तेज ज्वर चढ़ाया, उसके बाद निमोनिया। सेठानी कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। हमारी बिटिया को मौत के मुंह में झोंस के तुम्हारी पंडिताई रह गई ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा। अरे वह बित्ते भरे लड़का को नहीं टोकती तुम, हमें फटकार बता रही, कहकर गंगा काकी हमेशा को विदा हो गई। चंदना मुझसे खूब हिल गई। जब मैं बापू के साथ अपने घर लौट जाता तो वह रो रो कर तूफान उठा लेती। थक हार कर हमारे घर की ओर कोई न कोई दौड़ता और मुझे पकड़कर ले जाता। मुझे सामने देखकर वह झट चुप हो जाती, लेकिन गाल पर आंसू ढुलकाए देर तक सुबकती लेटी रहती, जिसे मैं कौतूहल पूर्वक टुकुर टुकुर देखा करता। हम लोग जाटव थे, हरिजन टोले में रहा करते थे। भीतर एक कोठा था और उसके आगे झुका ढीला सा छप्पर लटका रहता, जिसे अम्मा बरंडा कहती, और उसी से लगाकर अम्मा ने मिट्टी की दीवार के रूप में छोटी सी 4 दीवारी उठा ली थी, काफी नीची नीची। दरवाजे पर जहां टूटी सी किवाड़ चढ़ी थी, वहां वह मिट्टी की बनी दीवार ऊंची हो उठी थी। बस यही संपत्ति थी हमारे पास। लाला ने देखा कि चंदना मुझसे हिलमिल गई है, रहती ही नहीं मेरे बिना। घड़ी घड़ी हरजन टोले में किसी न किसी को मेरे लिए दौड़ाना अच्छा नहीं लगता, तो लाला ने हमारे रहने की व्यवस्था अपनी ढोर वाली बखरी में कर दी। 2 कच्चे कोठे वहीं दे दिए। हम 3 जनों का परिवार वहीं रहने आ गया। सेठानी को सुख हो गया और चंदना का रोना बिलखना बंद हो गया। गंगा काकी का काम अम्मा ने कुशलता से संभाल लिया। मेरी और चंदना की उम्र में 3 वर्ष का अंतर था। दिन भर वह मेरे साथ ही खेलती रहती। समय हिरन की तरह कुलांचे भरकर दौड़ने लगा। मैं और चंदना कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। मैं और वह साथ ही पढ़ने भी जाने लगे। गांव में सबके लिए एक ही प्राइमरी पाठशाला थी, एक ही मुंशी जी और आगे एक ही इंटर कॉलेज। बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी चंदना। आनन फानन में गणित के प्रश्न हल कर डालती और हमें चकित करके धर देती। लाला ने ग्रामवासियों को ऋण तो बांटा था और ब्याज भी वसूली थी, जिससे ग्रामीणों की गरीबी में इजाफा भी अवश्य हुआ होगा। लेकिन कुछ काम उन्होंने गांव की भलाई के लिए अति उत्तम किए थे। उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाया, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाया। यह सब उन्हीं के सुकर्मों का फल है, वरन हम भी अपने बापू की तरह ही अनपढ़ रह जाते। किशोरावस्था की तूफानी उम्र के मोड़ पर खड़े हम हवा के रुख को देखते ही रह गए। उसी झंझावात से उखड़े मैं और चंदना कहां से कहां आ गिरे कि आज तक वह एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकती थी। हम साथ साथ ही पढ़ते, आना जाना भी साथ ही होता। लाला ने कितने ही तांगे वाले उसके लिए लगाए और हटाए, लेकिन वह तो मेरी साइकिल के कैरियर पर उचक कर पीछे बैठ जाती। तांगा खाली खड़ा रह जाता। भोजन के समय सेठानी उसे पुकारती और वह स्वराज चलो खाना खा लो की टेर लगाती। हम दोनों ने नेह की एक बेल बोई थी, अनजाने ही बढ़ने लगी। वह प्यार था, स्नेह था, सौहार्द था, पता नहीं। लोगों की प्रचंड निगाहें जिसे झुलसाने की भरसक चेष्टा करने लगी। सामाजिक प्रतिबंधों की परिधियां सिकुड़कर कसने लगीं। मैं और चंदना उससे अनभिज्ञ, अनजाने, अचंभित हुए उसी जकड़ी परिधि में खड़े रहे। लाला के कानों में प्रतिवादी स्वर पड़ने लगे। सेठानी को ऊंच नीच समझाया जाने लगा। चमार का लड़का है, लाला ने ज्यादा ही मुंह लगा लिया। जवान लड़की उसके साथ लगी रहती है। 100 बातें बन रही हैं सेठानी, कैसे संभालोगी आबरू? बदनामी ही बदनामी है। सेठानी भी एक पल को सन्न रह गई। बेटी के लाड़ दुलार में भूल ही गई थी कि चंदना उम्र की किस दहलीज पर पांव रखकर निकल रही है। बिटिया, अब तुम सयानी हो गई, स्वराज का संग छोड़ो, सहेलियों के साथ रहा करो। फिर तुम कहाँ और कहाँ वह गया दिन चमार का लड़का?
चंद्रा को क्या क्या नहीं समझाया सेठानी ने। वह सुनकर बमक उठती। क्या कह रही हो अम्मा? पहले तो ऐसे कभी नहीं कहा तुमने। माता पिता समझा बुझाकर हार गए, लेकिन वह निरी बेअसर पूर्वत ही बनी रही। एक स्थिति ऐसी आई कि लाला ने खाना पीना त्याग दिया। सौगंध धरी जान दे देने की, धमकी दी, पर चंदना कुछ नहीं समझना चाहती थी। अम्मा, क्या हो गया स्वराज को? क्यों न रहूं उसके साथ? पहले वह अच्छा था अम्मा, अब नहीं। देखो अम्मा, तुम तो जानती हो मैं स्वराज के बिना। ना अम्मा, ऐसा ना कहो। वह मां की चिरौरी पर उतर आती। मेरे बापू ने भी मुझे समझाया था। स्वराज बेटा, सोच, अपनी जाति पाति अलग है। लाला का नमक खाया है हमने, उसके चाकर हैं हम। चंदना नादान ठहरी। तू ही सोच समझ कर चल सुराज, तू बड़ा है। मैं जानबूझकर उसके अरे परे रहने लगा। कई कई दिनों तक मिलता ना था। बापू की बातें मेरी समझ में भी कहाँ आती थी। बस बापू के बोल गूंजते थे कानों में। बड़ी जाति की है सुराज वह। हम हरिजन चमार ठहरे बेटा, अपने औकात में ही रहें तब ठीक। सुनने को बापू की बात सुन लेता, अमल भी करता। अपने हृदय के टूक टूक होने की असह्य पीड़ा से छटपटाता। भूखा प्यासा खेतों में छुपा पढ़ाई में लगा रहता। कई कई दिन स्कूल नहीं जाता। वह कहाँ मानती। बावरी हुई वहीं खेतों में खोजती ढूंढती आ निकलती। स्वराज, ओ स्वराज, देखो, आ जाओ मेरे सामने। मैं घर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना। प्रेम की डोर में बंधे तो जपी तपी योगी भी खींचे चले आते हैं। फिर मेरी बिसात क्या थी उसकी नेह गुहार के समक्ष? कहां तक अपने ऊपर अंकुश रखता। विवश सार निकलकर उसके आगे खड़ा समर्पित हो जाता। चंदना, स्वराज, क्यों? इतने दिन कहाँ थे तुम? स्वराज, तुम मुझे। वह बिलखने लगती। बैठकर देर तक रोती रहती। हमारा यह साथ सारे गांव में प्यार का बदनाम किस्सा बनकर फैल रहा था। हम दोनों अनजाने से विस्मित हुए, उचित अनुचित के भेद से परे लोगों के कटाक्षों को सह रहे थे। अकाट बंधनों से जकड़े एक दूसरे को बेबस दृष्टि से देख रहे थे। समझ में नहीं आता था, बचपन का साथ रहना जवानी में आकर गुनाह क्यों हो गया? जाति की दीवार पहले क्यों नहीं थी? केवल उम्र बदलने से पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल गईं, या जाति के ऊंच नीच होने से प्यार का औचित्य खंडित हो गया? ऐसा क्या करने जा रहे थे हम? क्यों सहम उठे लाला? क्यों रोकने लगी सेठानी? शायद इसलिए कि चंदना मेरे बिना रह नहीं सकती थी और मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। यही सोचकर दहल उठे होंगे लाला। समाज की वर्जनाओं के आगे पुत्री के दुस्साहस पर कपकपा उठे होंगे वे। सेठानी लोगों की कानाफूसी से डर उठी होंगी। लाला ने जो कुछ मेरे लिए सोचा था वह ताश के पत्ते सा एक पल में बिखरने लगा। वे चाहते थे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, गांव का नाम रोशन करूं, लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ जा रहा था। बेबस लाला एक रात बापू को लेकर मेरे बिस्तर के समीप आए थे। झंझकोर कर बापू ने जगाया तो मैं चौंक कर उठ बैठा। स्वराज, लाला ने पुकारा। क्या है लाला? मैंने विनयपूर्वक प्रत्युत्तर में कहा। बेटा उठ, चल चल मेरे साथ। और नहीं झेल पाऊंगा स्वराज, मेरी बात मान, चल मेरे संग, भरे गले से कहा था लाला ने। बापू विनती करने लगे। ना तू चंदना के पास रहेगा और ना उसकी बदनामी होगी। बैस परिवार की बेटी हरिजन लड़के के साथ, कुछ तो समझ सोच स्वराज। वे कहे जा रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अजीब सी पहेलियां मन पर मकड़े के जाले सी छा गईं। बापू मुझे हाथ पकड़कर उठाने लगे। जा बेटा। कहाँ कहाँ बापू? लाला के संग, जहां लिवा जाएं तहां। मुझे कहां बताया कि मैं किधर जा रहा हूं। जिन कपड़ों में सोया था उन्हीं में उठा दिया, लाला के साथ एक कार में बिठा दिया। मैं खिड़कियों के बंद शीशों को टटोल टटोल कर बाहर देखने को उझक उठा। बापू को आवाज दी, मगर वह कार में ही दबी रह गई। बस
इतना देख पाया कि अम्मा एक हाथ में लालटेन पकड़े, दूसरे हाथ में आंचल लिए आंखें पोंछ रही हैं। वे सिसक रही होंगी, पर कार के बंद शीशों ने मुझे बहरा गूंगा बना दिया था। बापू का हाथ बढ़ा का बढ़ा ही रह गया। कहाँ छू पाया उसे। एक पल के आत्मीय स्पर्श को तरसता ही रह गया। लाला ने पीठ थपथपाई। कार निविड़ अंधकार में चलती रही। लाला और मेरे बीच वार्तालाप का कोई स्वर नहीं उठा। मैं घुटनों में मुंह गाड़े लाला से दूर को सीट के किनारे बैठा रहा। रोते रोते आंखों की पलकें सूजकर चिरमिरा उठी थीं। सुबह हो आई। जिस शहर के बीच से हम गुजर रहे थे, लाला ने ही बताया, ग्वालियर है स्वराज, यहीं रहकर पढ़ना बेटा। मैं सुनकर हतप्रभ था। रात को औंधा सूती अवस्था में शायद ठीक प्रकार से सुन नहीं पाया। लाला ने इस तरह मुझसे रामपुर छुड़वा दिया। सामान्य स्थितियों में क्या ऐसा हो पाता? चंदना के आगे क्या वे ऐसा कर पाते? क्या समझाएंगे अपनी बेटी को? अम्मा और बापू चंदना के समक्ष सहज होकर खड़े हो पाएंगे? आंखों को सूखी रख सकेंगे? मुझे छोड़कर लाला जा चुके थे। दिन वज्र से भारी थे, कैसे भी नहीं कटते थे। परदेश में कोई जान चिन्हार नहीं, कोई आत्मीय नहीं। चंदना की यादों से मन कील ठुके घावों सा टीसता। अनचिन्हे गलियारे, अनदेखी सड़कें सूनेपन को द्विगुणित करती रहती। मन के भीतर वेदना भरी हुक उमड़ती और आंखों से झरझर बरस उठती। छाती में उच्छ्वासों के तूफान भरे थे जो निरंतर प्राणों को फूंक रहे थे। जीवन समाप्त करने की सोच ली थी मैंने। खाना पीना त्याग दिया। एक महाराजिन थी जो ममत्व की गिरह छोड़कर मेरे ऊपर बिखेरती रहती। बेटा कछु तो खा लो, यूं ही प्राण तज दोगे। कहाँ छोड़ गए कसाई बच्चा को? जे अनरथ हम कैसे देखें, कैसे सहें? जाने का दुख लगो मोड़ा को। कच्ची अल्हड़ अवस्था भीषण दुखों को झेलने का असफल प्रयास कर रही थी। शरीर सूख कर कांटे सा हो चला। कुछ दिन बाद लाला जब बापू को लेकर मेरे पास आए तो बापू मेरा सामना करते ही नन्हे बालक की तरह सुबक पड़े। मैं बापू से लिपटकर देर तक रोता रहा। अम्मा के भेजे गुड़ चने के लड्डू की पोटली बाबू ने मेरे आगे बिना कुछ कहे ही सरका दी। मैं देर तक उन लड्डुओं को छूकर अम्मा के हाथ के स्पर्श को महसूस करता रहा। मर्मांतक पीड़ा का भीषण ज्वार। उफ। लाला अपनी बात कहते रहे। स्वराज पढ़ना, चंदना का ध्यान अपने मन से निकाल देना, मेरे बुढ़ापे का ख्याल करना बेटा। मेरे मन में यही एक प्रश्न उठता कि आखिर ऐसा क्या अनुचित हो गया? कौन सी भूल हो गई हमसे कि इतना सब? किस बात का दंड मिला है मुझे? मेरे माता पिता से क्यों दूर पटक दिया? चंदना का सामीप्य क्यों छीन लिया? किस अपराध की एवज यह मूल्य भरा मैंने? चुपचाप कहीं वर की खोज हुई होगी और चुपके से कहीं चंदना की शादी की बात तय की गई होगी। यदि गांव में इस बात की भनक भी किसी को लगी होती तो वर पक्ष तक चंदना के साथ स्वराज का नाम भी अवश्य पहुंच जाता। मुझे तो गांव जाए बिना महीनों बीत गए थे। लाला की सख्त हिदायत भी थी और कर जोर विनती भी। बापू ही आ जाते थे और हर बार अपने बुढ़ापे के तराजू में कौल करार रखकर मुझे तौल जाते। गांव का रवैया बताकर मुझे दहला जाते और अंत में भरी आंखों विदा लेकर मुझे परकटे पंछी सा लहू लुहान करके छोड़ जाते। विकट स्थिति थी, सुलझाव कहीं न था। जाल में कुरंग सा उलझा मैं मन में सोचता रहता। पंख नहीं तो क्या, उड़ान भरने की कोशिश तो कर स्वराज। यत्न नहीं करोगे तो चंदना का क्या होगा? जीते जी मर गई होगी। जानलेवा रूढ़ियों के विषधर डस जाएंगे उसे। पर लाला का ध्यान आते ही प्यार का ज्वार पानी के बगुले सा तिरोहित हो जाता। मैं मुक्त रहते हुए भी पिंजड़े के बंद पखेरु सा छटपटाता रहता, आहत विक्षत। चंदना की स्मृतियां दामन में बांध लाया था, उन्हीं को सामने बिखेर कर बैठ जाता। किताबों में वह अवतरित हो उठती। कोई भी आवाज चंदना की वाणी सी गूंजने लगती। कानों में आकर उसका स्वर टकराता। स्वराज,
इधर उधर देखता तो शून्य में मैं ही अकेला बैठा होता। असह्य बेचैनी की रातें उसकी थीं, सपने उसके थे। वह मेरे गिर्द खिंचे दुख भरे दायरों में समाहित थी। एदल मेरा मित्र गांव से एक दिन यकायक आ पहुंचा। मेरी प्रफुल्लता का आर पार न था। जैसे गांव की धूल के कणों में नहाया वह मेरे लिए स्नेह सिक्त संसार उठा लाया हो। मैं विभोर था और वह उदास। क्यों एदल, कैसे हैं सब? सब ठीक है यार। तेरे बापू बीमार थे, अब ठीक हैं। तेरी अम्मा ने ये लड्डू भेजे हैं। लड्डू अब की बार गुड़ चने के नहीं थे, मोतीचूर के थे। एदल, और सब? लाला, सेठानी और? वह मेरे प्रश्न का आशय समझ गया। कुछ पल के लिए कातर भाव से मुझे देखता रहा, फिर रुक रुक कर बताने लगा। लाला ने चंदना की शादी कर दी स्वराज, आगरा जाकर चुपके से। गांव में तो बाद में खबर फैली। मेरा मुंह खुला रह गया। एदल का कहा सच न लगा। इतनी जल्दी? नहीं। माथे में हजारों झंझावात का वेग घुमेर मारने लगा। कान सनसनी से फटने लगे। अपलक दृष्टि एदल पर गाड़े रहा। वह कहता जा रहा था, लाला ने पूरे हरिजन टोले को भी दावत खिलाई। तेरे अम्मा बापू भी दावत की कतार में पत्तलों को बिछाए बैठे थे। मुख में कौर डाल रहे थे, पर आंसुओं की अनगिनत धाराएं सूखे कपोलों पर बह रही थी स्वराज। मैं बिना खाए ही उठाया था। मैं जड़ हो गया। एदल झचकोरने लगा। मैं पाषाण बुत बन चुका था। धूमिल सी याद है कि महाराजिन रात भर बैठी मेरा सिर सहलाती रही थी। उस समय अम्मा बापू की जगह वही तो थी। मेरे मुख में कौर डालती रही और मैं विक्षिप्त पागल सा प्राणी रोटी चबाता रहा। अस्त व्यस्त जीवन ढंग हो उठा था। ऐसे में 2 दिन बाद एदल ने चंदना का पत्र मेरे हाथ पर धर दिया। स्वराज, पता एदल से लिया है, लेकिन इतनी देर हो चुकी कि सब कुछ स्वाहा हो गया। अब तो लौट कर आ सकते हो स्वराज। मुझे छोड़कर यूं भाग जाना ही ठीक था। तुम भी इस भीषण ज्वाला में कहां तक धधकते। पर दुख इस बात का रह गया स्वराज, गांधी जी की लिखी किताबें पढ़कर भी तुम उस पथ पर नहीं चल सके। मैं ही अकेली चलती रह गई। बीच राह से पलायन क्यों कर गए तुम, समझ ना सकी। चंदना, कापुरुष होने का भरपूर चाबुक मेरी पीठ पर पड़ा। चंदना कहां जानती थी कि अग्नि की विभीषिका ने मुझे भी झुलसाकर रख दिया है, और आज यह पत्र पूरी तरह भस्म कर गया मुझे। मैं क्यों नहीं लड़ सका समाज से? तुम्हारे साथ पग मिलाकर क्यों नहीं चल सका चंदना? दलित ही रह गया। 4 अक्षर पढ़ने से मन के हीन संस्कार नहीं बदले। दया के पात्र में शिक्षा का दान भरता रहा। क्या था मेरे पास? दबे घुटे संस्कार, प्रताड़ित व्यक्तित्व। फिर दुस्साहस करने का दमखम कहां से लाता? चंदना, तुम हार गई तो क्या, नारी होकर भी सम्मुख आकर लड़ने का साहस तो कर सकी। तुम्हारे शैशव को निर्भीकता की घुट्टी पिलाई गई थी। तुम्हारे संस्कार थे निर्भीक और साहसी। लगभग 6 माह के अंतराल पर एदल का पत्र मिला। स्वराज, अब तो चले आओ, यहां सब शांत है। चंदना का गौना है, अब गई तो ना मालूम कब आएगी। एदल के उस पत्र पर ही मैं गांव की ओर पहली बार चल दिया। पूरा बरस बीत गया। इस शहर में ही दुबका छुपा दिन काटता रहा। गांव पहुंचा तो पगडंडी पतली डोरी सी लगी। सब कुछ बदला बदला लगता था। बापू ने अपना डेरा लाला के यहां से उठा लिया था। हरिजन टोले के पुराने घर में ही लौट आए थे, जहां एदल रहता था और भी हम जैसे रहते थे। एदल चंदना को मेरे आने की सूचना देकर लौट आया। मैंने प्रतिक्रिया जाननी चाही तो वह चुपचाप खड़ा रहा, और न चंदना ही पहले की भांति उतावली हुई दौड़ती आई। गौने वाले आ गए हैं, अधिक लोग नहीं हैं, 2 ही हैं। लाला बता रहे थे चंदना के पति और देवर हैं। एदल मुझे बताने लगा। बीच का एक दिन और गुजर गया। मिलने की किस छटपटाहट को सीने में दबाए ग्वालियर से चला था, लेकिन यहां आकर मन में 100 तूफान उठ रहे थे।
लगता था भागकर जाऊं, और जिस चंदना के पास दिन का हर पल छिन गुजरता था, उससे मिलने को कभी ऐसा तरसूंगा। यदि ऐसा भान रहा होता तो अपने हरिजन टोले से लाला के घर रहने कभी न जाता। पर 3-4 बरस के बालक को न रीति रिवाजों का ज्ञान था, न दंड विधानों की खबर। रात घेर आई, मैं विकल बेचैन इधर उधर डोल रहा था। अम्मा सब समझ रही थीं। पनीली आंखों की कातर दृष्टि गाड़े मेरा मुख हेरती रहीं। वे मुझसे लंबे अंतराल के बाद मिली थीं, फिर भी अपने हिये की हुक को सीने में गाड़े कहीं से चंदना को लिवा लाने का यत्न खोज रही थी। हर छोटे बालक को चंदना के घर भेज रही थी। जाओ तो हरखू, चंदना जिज्जी को देख ही आओ। कान में कह दीजो कि स्वराज आ गए हैं। बालक गए और चंदना को दूर से देखकर हंसते हुए लौट आए। मेरी मनह स्थिति को वे क्या पहचानते। कच्चे आंगन में खाट पड़ी थी, मैं उसी पर लेट गया। अम्मा न जाने कहाँ चली गईं। आसमान के तारों पर दृष्टि टाके मैं निराशा की गहन खो के अंधेरे में डूब रहा था। काफी रात सरक चुकी थी, सभी सो गए होंगे कि अचानक जर्जर दरवाजा चरमराता हुआ खुला। आहट पाकर मैं एक पल को चौंका तो अवश्य, लेकिन अम्मा होंगी, यही सोचकर मैंने करवट बदल ली। दूसरे ही पल लंबी छरहरी नारी देह की छाया मेरी चारपाई से सटकर आ खड़ी हुई। स्वराज, एक अप्रत्याशित स्वर। कौन? चंदना, तुम? एक युग से उसी स्वर को सुनने के लिए तरसे हुए मेरे श्रवण रंध्र चंदना की आवाज पहचानने में एक पल का भी तो विलंब नहीं कर सके। मैं शीघ्रता से उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया, हाथ पकड़कर विह्वल हुआ उसे अपनी ओर खींचने लगा। बहुत दिनों के बिछड़े थे, एक दूसरे के गले से लगकर रो लेने को आतुर, पर जल्दी ही वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। चुपचाप मौन खड़ी रही देर तक। बैठोगी नहीं? यहां बैठ जाओ। मैंने प्रतिरोध के बाद भी उसे प्रयत्नपूर्वक खाट पर बिठा दिया। स्वराज, वह दोनों हाथों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। चंदना, तुम रोती हो? मैं तुम्हें रोते कैसे देखूं चंदना? मैं क्या करूं, तुम ही कहो। लाला का कहना कैसे टालता मैं? क्या तुम्हें बाबूजी ने भेजा था? वह औसन्य थी। मैं चुप बैठा रहा, उसका हाथ अपने हाथ में लिए सांत्वना देता रहा, धीरज बंधाता रहा, उसके आंसू पोंछता रहा। वे प्यार के क्षण तो कदापि नहीं थे। कौन सा एहसास था, कह नहीं सकता। सीने से हृदय को निकाल कर दे सकता तो चंदना को सौगात में दे देता। गले में एक जंजीर थी, जिसके लॉकेट पर अस्पष्ट सी कोई मूर्ति बनी हुई थी। चंदना को बहुत प्रिय थी वह। अम्मा कहती थी जब वह छोटी थी तो उस लॉकेट के लिए मचल जाया करती थी। मैंने वही जंजीर चंदना के गले में डाल दी। चंदना, यह मेरी। और क्या दूं? क्या? कल चली जाओगी तुम? मर्मांतक पीड़ा बेध रही थी मुझे। वह कुछ नहीं बोली। मैं चुप बैठा रहा। निःशब्दता के बीच कितने ही मौन संभाषण चलते रहे, केवल सामीप्य सुख के। मन से मन निरंतर कुछ कहता ही रहा, कान अनकही सुनते रहे। अनिर्वचनीय सुख की पराकाष्ठा के वे क्षण, कुछ पल को निकट बैठने का परम सौभाग्य। प्रातः विदा थी, वह चली गई होगी। मैं फिर अपनी व्यथा में डूबा ग्वालियर के रास्ते पर चल दिया था। उसके बाद मैंने बहुत खोजा था उसे। गांव से लाला अपनी जमीन जायदाद बेचकर चले गए। खर्च लेना तो मैंने उसी साल बंद कर दिया था जब चंदना के विवाह की बात सुनी थी। ट्यूशन और वजीफे से पढ़ाई को खींचता रहा। ऐदल को बहुत पत्र लिखे, लेकिन लाला के नए निवास से वह भी सर्वथा अपरिचित था। जब से वनगांव से लौटा हूं, बेचैनी सीने में अंगारों सी धधक उठी है। एक पल को शांति नहीं। चंदना से मिलने के जतन जोड़ने में लगा हूं। मन पर झुंझलाहट तारी है। कुर्सी पद बड़े बड़े तमगे महाकष्टदायी हैं। लगता है इस वैभव को, प्रतिष्ठा को परे झटक कर वनगांव चला जाऊं।
पर कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वराज वर्मा के हर छोटे छोटे क्रियाकलाप भी लोगों की पैनी दृष्टि से ओझल होकर बच नहीं पाते। अन्य कोई उपाय नहीं। हार कर कल्याणी देवी को एक व्यक्तिगत पत्र लिख बैठा। कल्याणी दीदी, यह पत्र मैं स्वराज वर्मा नहीं लिख रहा, यह लिख रहा है आपका छोटा भाई स्वराज। बहन, मेरी मदद करना। जैसे भी हो चंदना को यहां लेकर आने का कष्ट करना। आपकी बात वह टालेगी नहीं। प्रतीक्षा करूंगा। अभी दौरे का कार्यक्रम कहीं का नहीं है। आपका स्वराज। पत्र डालने के दिन से ही निगाहें घर की ओर आती सड़क पर टिकने लगीं। पत्र पहुंचने का दिन गिनकर मन की उत्सुकता दूने वेग से बढ़ने लगी। प्रतीक्षा में मन और आंखें दोनों ही निबद्ध थे, बराबर के साझेदार। दिन निकलते गए। अनमनी उदासी कुहासे की तरह मन पर छाने लगी। आखिर एक दिन कल्याणी दीदी आ ही गईं, लेकिन जिसको बुलाया था, जिसकी प्रतीक्षा में आंखें पथराई थी, वह नहीं आई। निराश तो हुआ था, पर कल्याणी दीदी से उसकी कुशल क्षेम की उत्कंठा मन को बहलाती रही। बहुत सदमे झेले हैं सर, बिल्कुल गूंगी बहरी सी हो गई है, बोलती ही कहाँ है। मन में आया कल्याणी दीदी से ही पूछ लूं, क्या थे सदमे, सच क्या था, जघन्य अपराध का कारण क्या था, किसने फंसाया उसे। वह निरीह गाय बोली पवित्र, लांछन क्यों दिए। पर कुछ सोचकर मैं रह गया, नहीं पूछ सका। केस के पेचीदे साक्ष्य गवाहों के तिलस्म को तोड़ना नहीं चाहा मैंने। सर, आप वनगांव आइए, उससे एकांत में मिलिए। आपसे जो भी शिकायत उसे होगी कह तो सकेगी। कल्याणी दीदी बार बार मुझे समझा रही थी। मैं क्या उत्तर देता, कैसे समझाता उन्हें। क्या मेरा यूं ही बेकाम वनगांव आना लोगों की निगाह में उचित ठहरेगा। क्या कारण रखूंगा इसका। प्रतिष्ठा की प्राचीर में बंद उड़ने को विकल पंछी सा मैं क्या इतना मुक्त हूं जितना कल्याणी दीदी समझ रही हैं। आपको वहां आना तो पड़ेगा सर, वह यहां नहीं आएगी। आपका पता ना होता तब आ जाती। वे वकील भी आएंगे सर इसी रविवार को। उन्होंने फिर जिद की। वनगांव तक कार से आया था, सरकारी जीप का प्रयोग नहीं किया। राह में कितने ही भाव विचार मन को उद्वेलित करते रहे। किसी तरह सफर कटा। कल्याणी देवी सड़क पर ही मिल गईं। जिस ग्रामवासी ने भी मुझे देखा, उसकी अचंभित निगाह का प्रक्षेपण मुझ में अपराध भाव जागृत करता रहा। अभिवादन की औपचारिकता पूरी ही कर पाया था कि पेड़ के पीछे से जो मानव आकृति निकली, उसे देखकर मैं सुखद आश्चर्य में डूब गया। ये है वकील साहब, कल्याणी दीदी ने परिचय कराया। एदल, अरे स्वराज। हम दोनों गले लगकर भावादृत होते रहे। बातों बातों में कल्याणी देवी के पीछे निरीह बालक से कब चल दिए पता ही न चला। उन्होंने इंगित किया उधर को। हम उसकी बताई दिशा में मुड़ गए। जिस कमरे में मैं पहुंचा, वहां 2-3 कुर्सियां पड़ी थीं, छोटी सी मेज और एक छोटा दीवान सफेद चादर से ढका हुआ। वे जलपान की व्यवस्था में लग गईं। मैं और ऐदल बातों में तल्लीन हो गए थे। गांव की बेशुमार बातों का ओर छोर न था। लाला की बात उठते ही ऐदल के मुख पर अवसाद छा गया। दुखित था वह। बड़ा बुरा हुआ यार, सब कुछ बर्बाद हो गया उन लोगों का। याद है, सारे गांव के माई बाप थे। कैसा खोटा समय आया उनका। इसी बीच कल्याणी दीदी के साथ चंदना आ गई। अति क्षीण मुस्कान लिए नमस्ते में दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने बैठने का संकेत किया तो नीचे ही बैठने लगी। कल्याणी दीदी ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। राजकन्या की तरह पली सुकुमार चंदना धरती पर बैठने की अभ्यस्त हो चुकी थी। खामोशी पूरे कमरे में पसरी थी। वह नीचे मुख किए जमीन पर निगाहें टिकाए अपलक देख रही थी। चंदना, स्वराज तुमसे मिलने आया है। ऐदल ने चुप्पी तोड़ी। उत्तर में कुछ भी नहीं बोली। आंखों से अविरल धारा फूटी, जो न कल्याणी दीदी से बंध पाई और न ऐदल से। मैं तो उसी करुणा से अभिभूत हुआ
सहज होने की भरसक चेष्टा में लगा था। चंदना, देर से आ पाया, बहुत देर से। इसी का रोष है ना तुम्हें? मेरा कंठ अवरुद्ध हो आया। आगे सब प्रयत्न भी नहीं बोल सका। ऐदल कमरे से कब चला गया, कल्याणी दीदी किस समय ओझल हो गई, पता ही न चला। मैं और वह दो ही प्राणी वहां रह गए। चंदना, बोलोगी नहीं? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह जोर जोर से रो उठी। ऐसा क्या हुआ था कि वाक्य आधा ही बोल पाया मैं। आंखें लबालब भर चुकी थीं। चंदना की धुंधली सी आकृति मेरे समक्ष थी। फिर चारों ओर निशब्दता। धीमे से सन्नाटा टूटा। कोमल मासूम बालक की तरह वह बोल उठी। बीच बीच में सुबकी वाक्य को तोड़ देती। जिस रात मैं तुमसे मिलने आई थी ना स्वराज, तो पीछे पीछे ही मेरा देवर भी चला आ रहा था, यह मैं जान ही नहीं पाई। गांव से जो बदनामी उड़ी थी वह मेरी ससुराल तक भी अवश्य पहुंची होगी। तभी तो मेरे पति और देवर शंकित दृष्टि मुझ पर गड़ाए थे। विदा के बाद बियाबान जंगल में कार रोक दी। शायद नाश्ता लेना था। मुझे कार से उतार दिया। वहां रेत में बिठाकर निरंतर एक ही प्रश्न दोनों पूछते रहे। रात में किससे मिलने गई थी? मेरा साथी है बचपन का, बहुत दिन बाद गांव आया था, इसी से उसके पास चली गई। मैंने सहज भाव से सच कह दिया। वे बार बार पूछते रहे, मैं यही उत्तर देती रही। फिर कितने ही अन्य प्रश्न, किसने क्या क्या दिया है, मैं बताती रही। अंत में उस यार ने क्या दिया है जिससे आधी रात को मिलन करने गई थी? सुनकर मेरा मन आक्रोश से भर उठा। अनजाने ही हाथ उस जंजीर में पड़े लॉकेट पर जा पहुंचा और देवर ने तुरंत वह जंजीर गले से खींच डाली जो तुमने दी थी। गर्दन लहूलुहान हो गई। जंजीर टूटने से लॉकेट वहीं कहीं गिर गया। मेरी दृष्टि उसके साथ रेत में उलट पुलट होती रही, लेकिन वह नहीं मिला। उन लोगों के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर अचंभित थी मैं। देवर की अभद्रता से आंखों में आक्रोश के अंगार दहक उठे। मेरी तिलमिलाहट पर वह धूर्तता से मुस्कुरा रहा था। पति निर्लिप्त भाव से बैठे देखते रहे। फिर यातनाओं का आरंभ हुआ, अंतहीन। पति के व्यापार में घाटा आता तो कुलच्छनी के पांव ऐसे पड़े हैं कहकर मेरे सिर थोप दिया जाता। हर विपत्ति के लिए जिम्मेदार मैं थी। तुम्हारे नाम के लांछन, गंदे आक्षेप और अश्रवणीय गाली गलौज, इसके अतिरिक्त उस घर में मेरे लिए और था ही क्या? मेरा गृहस्थ जीवन यातना यात्रा का दुर्गम पथ। यंत्रणाओं को सहने का साहस जुटाती रही निरंतर, पर पीड़ादायिनी एक और स्थिति आ खड़ी हुई। विडंबना कहूं या दुर्भाग्य का खेल, क्या था स्वराज नहीं जानती। विवाह के 1.5 साल बाद भी कोख बंध्या बनी रही। बहुत काफी था प्रताड़नाओं का एक और दौर आरंभ करने के लिए। सबको कांटे सी खटकने लगी मैं। दिन रात घर के चाकर की तरह हाड़ तोड़ती काम में जुटी रहती थी, फिर भी हरदम खिचखिच। सास एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। कच्चे गोद पेट डाले होंगे, फिर कहां से जने की पूत। हमारे ही कर्म खोटे थे सो ब्याह लाए छिनाल को। सास की कर्कश वाणी सुनकर मैं सन्न रह गई। रोष पर वश नहीं रहा मेरा। कांप उठी थी। क्रोध से मुट्ठियां भिजने लगीं और एक सांस में ही सत्य को उगल बैठी। अपने पुत्र के विषय में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मुझ पर तोहमत। है पिता बनने योग्य आपका पुत्र? मैं सास के समक्ष खड़ी पूछ रही थी। रंडी हमारे लड़के को नपुंसक बताती है। घाट घाट का पानी पीकर सती सावित्री बन रही है। जा उसी यार के पास, मरद तो वह है। सास क्रोध का लावा उगल रही थी। सारा दिन उसी क्लेश खाने में निकल गया। एक रात को लगा जैसे कोई मेरे साथ पलंग पर सो रहा है। अनचीने स्पर्श से मैं चौंक उठी। अंधेरे में ही उठकर बैठ गई और झपटकर बत्ती जला दी। उजाले में सूरत देखी तो स्वराज वहीं खड़ी बेदम हो गई। हाथ पांव काट से हिलना डुलना भूल गए। वही देवर था, वही मेरे पति के चाचा का पुत्र।
वही जिसने जंजीर तोड़ने का दुस्साहस किया था। क्यों आए हो तुम यहां? मैं पूरी जोर से चीखी, कांपने की सीमा तक। तुम नहीं जानती? बड़ी भोली हो भाभी। भैया तो तुम्हारे काम के नहीं। वह कुटिलता से मुस्कुराया। वह शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता जब तक मुझे पकड़ता। मैं कुंडी खोलकर कमरे से बाहर हो गई। वह धम्म से वहीं गिर गया। उस दिन भागने से भी क्या बना स्वराज? यह सिलसिला तो रोज के लिए जारी हो चुका था। घर वालों की शह थी, वरना उसकी कुचेष्टा इस तरह। पति शराबी अवश्य थे, लेकिन अन्यायी नहीं। बस उनका दब्बू व्यक्तित्व दोषी था। मां के समक्ष बात करने का साहस नहीं था उनमें। नई नई चालों के जाल में फंसी रोज ही निकलने के उपायों में जूझी रहती। जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। तुम्हारा नाम अभिशाप हो गया। फिर तुम तक आने की सोचती कैसे? पता ठिकाना भी कहां था? स्वराज, मैं तुम्हारी ना हो सकी, पति ना अपना सके और न सुरक्षित रखने का कवच था उनके पास। फिर किसी तीसरे आदमी की कैसे हो जाती मैं? वह रोते रोते बेहाल हो चुकी थी। बाबूजी ने गांव में कुछ छोड़ा ही नहीं कि गांव चली जाती। सामाजिक रूढ़ियों से डरे सहमे बाबूजी सारी पूंजी दामाद के व्यापार में लगाते रहे। मेरे लिए सुख खरीदने की खातिर बर्बाद होते रहे। अम्मा के स्वर्गवास के पश्चात गांव से चले आए। मेरे पति, उनके तथाकथित दामाद ने किराए के लिए सीलन भरे कमरे में उनका आवास बना दिया। बीमार वृद्ध अपनी बेटी का मुख देखने को तरस गए। उन्होंने जब भी बुलवाया, सास ने साथ साथ पहरे लगा दिए। बाहर निकलना संभव नहीं था स्वराज। सास को पोता चाहिए था और देवर को ऐश अय्याशी। दोनों की मिली भगत से जो खेल चल रहा था, वह कितना भीभत्स, कैसा भयानक। सहने की सीमा चुक गई थी। दर्द असहनीय हो उठा। उचित अनुचित का भेद भूल गई। सही गलत क्या होता है स्वराज? मन में क्रोध का अशमित अग्निज्वार उठा था। खाना बना रही थी। मन में आया, क्यों ना वही धतूरा इस आटे में मिला दूं जो कभी अपनी मृत्यु के लिए मंगाया था। बस जो करना था कर दिया। खाना परोस के देवर के समक्ष रख दिया। वह खाना खा ही रहा था कि ठीक उसी समय पति दूसरे शहर से लौट आए। शायद बहुत भूखे थे। मेरे लाख मना करने पर भी हाथ धोकर उसी थाली में बैठ गए जिसमें से देवर खा रहा था। मैं घबरा उठी। विवर्ण मुख उन्हें देखती रही। लगा देह का दम सूंत लिया किसी ने। रोटी जलती रही। आग कब बुझ गई कुछ पता नहीं स्वराज। रात में दोनों पागल हो उठे। खाने की मात्रा के अनुसार देवर अधिक पागल हो गया, पति थोड़े कम। कहकर गुमसुम हो गई। आंखों में भर आई पीड़ा बूंद बूंद टपकने लगी। फिर मैं अवसाद में डूबा कठिनाई से बोल पाया। गले में कुछ अटकता था। फिर क्या, जो होना था वही हुआ स्वराज। तुरंत पुलिस बुला ली गई। सच पर झूठ का पर्दा डालने का इरादा ही नहीं था मेरा। दोनों हाथ बिना प्रतिरोध किए मैंने हथकड़ियों के हवाले कर दिए। गली में लोगों का हुजूम जुड़ गया। लगभग आधे से अधिक लोग मुझे बेदम करती यातनाओं के साक्षी थे। छज्जों से झांकती नारियों ने प्रताड़ना झेलते मुझे देखा था, लेकिन उस समय सब अधरों को सिए मेरे लिए आगे बढ़ने का रास्ता देते हुए इधर उधर सिमट कर खड़े हो गए। मैं हर निगाह में अपराधनी थी, कहकर वह घुटनों में मुंह देकर सिसक उठी। ग्लानि की पराकाष्ठा, उस करुण नाटक का असल पात्र मैं। चंदना से कोसों दूर इस आस में प्रगति पथ खोज रहा था, पढ़ाई में जुट रहा था कि कभी समर्थ होते ही चंदना को रिहा करा लूंगा। वह नितांत अकेली भयावह त्रासदी के अरण्य में घिरी निर्मम अहेरियों से जूझ रही थी। तड़पता तो मैं भी रहा, पर चंदना, जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपराधी। तुमसे क्षमा मांगने का अधिकारी भी नहीं हूं। मैं अपनी भरी आंखें ऊपर नहीं उठा पा रहा था। क्षमा किस लिए स्वराज? वह तो हमारी अपनी अपनी जंग थी। जो तुम्हारी थी तुमने लड़ी,
और जो मेरे हिस्से में आई उसे मुझे ही तो लड़ना था स्वराज। घायल कौन कितना हुआ, जंग में इसका हिसाब होता ही कहाँ है। अब सारे युद्ध समाप्त हो गए चंदना। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।